आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे लकी ड्रैगन 5 के बारे में। लकी ड्रैगन जापान की एक फिशिंग बोट का नाम था। 1 मार्च 1954 को इस बोट पर सवार क्रू मेंबर्स के साथ एक के बाद एक बहुत अजीब चीजें हुईं। उन लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था वो असल में क्या था। तो आइए डिटेल में देखते हैं कैसे इस एक घटना ने ना सिर्फ इन क्रू मेंबर्स को बल्कि पूरे जापान को हिला के रख दिया था। लकी ड्रैगन 5 22 जनवरी 1954 को जापान के येजू पोर्ट से टूना मछली पकड़ने के लिए निकली थी। इस बोट पर टोटल 23 क्रू मेंबर्स थे। मछली पकड़ने के लिए क्रू मेंबर्स रात में लगभग 12 बजे के आसपास से फिशिंग नेट्स को समुद्र में फेंकना चालू करते थे। इस काम को करने में लगभग 3-4 घंटे लग जाते थे और जब तक मछलियां इन बिछाए गए जालों में फंसती थी तब तक ये लोग काम को रोककर आराम करते थे। ऐसा ही कुछ 1 मार्च 1954 को भी हुआ। उस दिन ये बोट मार्शल आइलैंड से लगभग 160 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन पर थी। क्रू मेंबर्स ने वही अपना रूटीन फॉलो करते हुए रात में तकरीबन 12-1 बजे फिशिंग नेट्स बिछाना चालू किए और तकरीबन सुबह 5 बजे फिशिंग नेट्स को बिछाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। तभी अचानक से बहुत तेज पीली रोशनी बोट के पोर्ट होल से होते हुए कमरों के अंदर आई। ये क्रू मेंबर्स जो इन कमरों में आराम कर रहे थे इस रोशनी को देखकर उठ गए और तुरंत डेक की ओर भागते हुए गए। ऊपर डेक पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि बहुत तेज पीली रोशनी बोट के वेस्ट डायरेक्शन से आ रही थी और ये लाइट की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा थी। आपको एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि समुद्र में रात में बिल्कुल पिच डार्क कंडीशंस होती हैं। इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि बिना आर्टिफिशियल लाइट के ज्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता। तो वो जो लाइट वेस्ट की डायरेक्शन से आ रही थी उस लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा तेज थी कि इसकी वजह से ये क्रू मेंबर्स बोट के आसपास काफी दूर तक समुद्र में साफ साफ देख पा रहे थे। सुबह होने में अभी काफी टाइम था पर इस रोशनी में आसपास की चीजें ऐसे साफ साफ दिख रही थी कि जैसे वो दिन का समय था। वहां ऊपर डेक पर ये रोशनी देखकर क्रू मेंबर्स के बीच में हलचल मच गई थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लाइट के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। कुछ क्रू मेंबर्स का ये मानना था कि ये लाइट मार्शल आइलैंड पे किसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई है। ऐसा मानने के पीछे 2 वजह थी। पहला, ये लोग मार्शल आइलैंड के पास में थे और ये आइलैंड भी लगभग उसी डायरेक्शन में था जहां से ये लाइट आ रही थी। और दूसरा, मार्शल आइलैंड्स पर कई एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं तो कुछ को ऐसा लगा कि इनमें से कोई वोल्केनो इरप्ट हुआ होगा जिसकी वजह से इतनी तेज रोशनी देखने को मिली। जब तक ये लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि इस स्ट्रेंज लाइट के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है तब तक उस लाइट का कलर धीरे धीरे चेंज होता रहा। वो लाइट पहले येलो, फिर ऑरेंज और आखिरी में रेड कलर की हो गई और इस लाइट की इंटेंसिटी भी कलर चेंज होने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ग्रेजुअली लगभग 3-4 मिनट दिखने के बाद वो लाइट दिखना बंद हो गई और फिर से बोट और उसके आसपास बिल्कुल अंधेरा छा गया। उन क्रू मेंबर्स को कोई आइडिया भी नहीं था कि ये लाइट कहां से आ रही थी और वो लोग जैसे तैसे अपने अपने कामों में दोबारा से लग गए। लगभग 7 से 8 मिनट बाद उसी तरफ से जहां से वो तेज रोशनी आ रही थी वहां से बहुत जोर जोर से धमाकों की आवाजें आने लगी। क्रू मेंबर्स में से किसी ने भी ऐसी आवाज पहले नहीं सुनी थी। ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे समुद्र के अंदर बहुत तेज बिजली कड़क रही हो और बादल गरज रहे हों। ऐसी आवाज एक बार नहीं बल्कि एक के बाद एक कई बार आ रही थी। क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डर गए थे और खुद को बचाने के लिए वो जहां पर थे वहीं पर झुककर छुप गए। ओइशी मताशिशी जो कि उन 23 क्रू मेंबर्स में से एक था, वो लगभग 100% श्योर था कि ये आवाज मार्शल आइलैंड पर किसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही आई है और अब वो मान के चल रहा था कि इस वोल्केनिक इरप्शन के बाद किसी भी समय सुनामी आएगी और वो सब वहीं पर मारे जाएंगे। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर सर को ऊपर उठाकर वेस्ट की तरफ झांक कर देखा तो उनको वो
तेज रोशनी तो नहीं दिखी, पर वहां से धमाकों की आवाज अभी भी आ रही थी। और कुछ ही देर बाद ये आवाजें आना बंद हो गई। फिर से एकदम सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर सुबह से क्या हो रहा था। कुछ क्रू मेंबर्स को लग रहा था कि मार्शल आइलैंड्स पर किसी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये सब हो रहा है, तो कुछ को ये लग रहा था कि समुद्र में बहुत तेज भूकंप आया है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये रोशनी और आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ क्रू मेंबर्स तो ये तक मान रहे थे कि वहां पर कोई स्पेस से एस्ट्रॉयड आकर गिरा है, पर ये सब महज एजम्पशंस थे। असल में लकी ड्रैगन 5 के वेस्ट में क्या हो रहा था उस चीज का अंदाजा भी इन क्रू मेंबर्स को नहीं था। तभी सबने डिसाइड किया कि वहां रुकना अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है और उन्होंने वहां से वापस जापान जाने का डिसीजन लिया। पर वापस जाने से पहले जो फिशिंग नेट्स को इन्होंने पूरी रात जाग कर समुद्र में फेंका था उसको वापस खींचना था, और क्योंकि इसको फेंकने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए थे तो इसको वापस खींचने में भी काफी घंटे लगने वाले थे। उन लोगों ने बहुत तेजी से इस फिशिंग नेट को वापस खींचना चालू किया। सब लोग इस काम में लगे हुए थे। तभी ओशी माता शिशी ने देखा कि जहां से पहले बहुत तेज रोशनी और बाद में धमाकों की आवाज आ रही थी, लगभग उसी तरफ बहुत घने काले बादल बन रहे थे। देखते ही देखते इन बादलों का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया और इनकी हाइट लगभग 12-13 किलोमीटर से भी ऊपर चली गई। आपको एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि कमर्शियल प्लेन भी लगभग इसी ऑल्टीट्यूड में उड़ते हैं। ये घने बादल बहुत तेजी से इनकी ओर बढ़ रहे थे और इन बादलों की शेप भी मशरूम की तरह थी। तभी कुछ क्रू मेंबर्स का ध्यान बहुत ही अजीब चीज पर गया। उन्होंने नोटिस किया कि ये बादल जिस डायरेक्शन में हवा बह रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे, यानी कि ये बादल हवा की डायरेक्शन के उल्टी दिशा में तेजी से इनकी ओर बढ़ रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब चीज थी, क्योंकि आमतौर पर बादल हवा की डायरेक्शन जिस तरफ होती है उसी तरफ बादल भी चलते हैं। कुछ ही पलों में ये घने बादल लकी ड्रैगन के ऊपर मंडराने लगे। इन बादलों का रंग डार्क ग्रे कलर का था। ये सब होने से पहले ही सुबह हो चुकी थी और सूरज निकल आया था, पर इन बादलों के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि फिर से रात हो गई है। बहुत तेज हवा चलने लगी और ऐसा लग रहा था कि भयंकर तूफान आने वाला है। कुछ ही पलों में हवा के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने लगी, और ये बारिश भी कोई आम बारिश की तरह नहीं थी। इस बारिश में पानी की बूंदों के साथ साथ एक बहुत अजीब सी सफेद कलर की चीज भी गिर रही थी। बारिश के साथ साथ वो सफेद चीज भी लगातार इन बादलों से गिरती रही और थोड़ी देर बाद बारिश तो बंद हो गई, पर वो चीज गिरना बंद नहीं हुई। जब क्रू मेंबर ने उस सफेद चीज को दूर से देखा तो उन्हें लगा कि बादलों से बर्फ गिर रही है, पर जब कुछ क्रू मेंबर्स ने उसको हाथ में पकड़ा तो उन्होंने पाया कि वो चीज ना तो बर्फ की तरह मेल्ट हो रही थी और ना ही वो बर्फ की तरह ठंडी थी। इनफैक्ट जब उस चीज को हाथ में पकड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोई ग्रे वाइट पाउडर है, और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो राख है। ये ग्रे पाउडर क्रू मेंबर्स के ऊपर लगातार गिर रहा था। ये पाउडर ना सिर्फ उनके चेहरे, हाथों और कानों पर गिरा, बल्कि उनके मुंह, नाक और आंख के अंदर तक चला गया। इन क्रू मेंबर्स को कोई अंदाजा भी नहीं था कि असल में ये चीज क्या थी। ना तो उसकी कोई स्मेल थी और ना ही उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट था। जी हाँ, ओशी माता शिशी ने उस अजीब सी चीज को हाथों में लेकर अपने जीभ पर रख के टेस्ट किया था, पर उस चीज का कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं था। ये व्हाइट ग्रे पाउडर बोट पर लगातार गिरता रहा और धीरे धीरे बोट के डेक पर उसकी एक मोटी लेयर बन गई थी। एक क्रू मेंबर ने तो उस पाउडर को संभाल के बैग में रख लिया था। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो वापस जापान जाकर अपने रिलेटिव्स को ये दिखा सके। तभी लकी ड्रैगन बोट के रेडियो ऑपरेटर आइकिची क्यूबोयामा ने कुछ ऐसा बोला जिसको सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई। क्यूबोयामा का यह मानना था कि जो कुछ भी सुबह से वहां पर हो रहा था, जैसे कि पहले वो तेज रोशनी का दिखाई देना,
उसके बाद एक के बाद एक धमाकों की आवाज, और अब ये मशरूम शेप के काले घने बादल, इन सब के पीछे एटॉमिक बॉम्ब हो सकता है। उसका ये मानना था कि यूएसए ने मार्शल आइलैंड के पास कोई एटॉमिक बॉम्ब को डेटोनेट किया है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही थी। ये सब सुनकर बाकी के क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डर गए। वो लोग घबराकर अपने ऊपर से वो सफेद ग्रे पाउडर को हटाने लगे। उन लोगों को ये सारी फिशिंग नेट्स को बोट पर वापस खींचने में और फंसी हुई मछलियों को अलग करने में लगभग 6 घंटे लग गए थे। और तब तक उन घने बादलों में से वो सफेद चीज लगातार उन लोगों के ऊपर गिरती रही, और ना सिर्फ उनके ऊपर, ये चीज पकड़ी गई मछलियों के ऊपर भी गिरती रही। फिशिंग नेट्स को पूरी तरह खींचने के बाद ये लोग सीधा जापान के लिए निकल गए। लकी ड्रैगन को जापान पहुंचने में अभी काफी दिन लगने वाले थे, और इन लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इनकी लाइफ का सबसे खराब समय अब आने वाला था। उसी दिन शाम से लगभग सभी क्रू मेंबर्स अचानक से बीमार पड़ने लगे। उनको सर दर्द, बदन दर्द, डायरिया जैसी दिक्कतें आने लगी। इसके अलावा कई क्रू मेंबर्स की आंखें इन्फेक्शन की वजह से लाल हो गई। अगले दिन एक क्रू मेंबर्स के पूरे शरीर पर छोटे छोटे छाले पड़ गए थे, और वहीं कुछ क्रू मेंबर्स के चेहरे का रंग काला पड़ने लगा। लगभग एक हफ्ते बाद कुछ क्रू मेंबर्स के बाल अपने आप झड़ने लगे। ओइशी माताशीशी एक दिन सुबह ब्रश कर रहा था। ब्रश करने के दौरान उसे ऐसा फील हुआ कि उसके दांत बहुत लूज हो गए हैं। उसको ऐसा फील हो रहा था कि अगर वो ब्रश करता रहेगा तो उसके दांत टूटकर गिर जाएंगे। उसने तुरंत ब्रश को हटाकर अपने दांतों को शीशे में देखा। तभी उसने पाया कि उसके पूरे मुंह से खून निकल रहा था। इसके अलावा कुछ क्रू मेंबर्स के पूरे शरीर पर वाइट धब्बे पड़ गए थे। सारे क्रू मेंबर्स एक बात तो समझ गए थे कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका डायरेक्ट रिलेशन उन सारी चीजों के साथ था जो उस दिन मार्शल आइलैंड के पास हुई थी। उन लोगों को यह भी अच्छे से समझ में आ गया था कि वो पाउडर जैसी चीज जो कुछ भी थी वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर की थी, और उसी की वजह से उन सब लोगों को ये एलर्जी हुई है। इसीलिए सारे क्रू मेंबर्स ने उस चीज को नाम दिया था डेथ हैश। लगभग 2 हफ्तों के बाद 14 मार्च को लकी ड्रैगन 5 जापान के येजो पोर्ट वापस पहुंच गया। इससे पहले कि हम आगे देखें कि लकी ड्रैगन के उन क्रू मेंबर्स के साथ जापान पहुंचने के बाद क्या क्या हुआ था, मैं आपको वो बताने वाला हूं जिस चीज का इंतजार आप इस रिपोर्ट के स्टार्टिंग से कर रहे थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लकी ड्रैगन के वेस्ट में उस दिन जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे की असल वजह क्या थी। 1 मार्च 1954 को यूएसए ने मार्शल आइलैंड के बिकनी अटोल पर आज तक का सबसे पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट किया था। इस ऑपरेशन का कोड नेम था ब्रेवो। 15 मेगाटन वाला यह हाइड्रोजन बॉम्ब हिरोशिमा वाले एटॉमिक बॉम्ब से लगभग 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। मार्शल आइलैंड पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड कंट्री का नाम है। वर्ल्ड वॉर 1 के समय से ही मार्शल आइलैंड पर जापान का कंट्रोल था, पर वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसए ने जापान को हराकर इस आइलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया था। बिकनी एटॉल, जो कि मार्शल आइलैंड का ही एक हिस्सा था, उस पर यूएसए 1946 से ही न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर रहा था, और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि यूएसए ने मार्शल आइलैंड पर 65 से भी ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किए थे। तो लकी ड्रैगन 5 के जो रेडियो ऑपरेटर को शक था वो असल में बिल्कुल सही था। यूएसए इस टेस्ट की इंटेंसिटी को इवैल्यूएट ही नहीं कर पाया। उसका अनुमान था कि ये टेस्ट 5 मेगाटन का होगा, पर असल में ये टेस्ट उससे 3 गुना ज्यादा पावरफुल निकला। इससे जो रेडिएशंस निकली थी उसने ना सिर्फ लकी ड्रैगन 5 के क्रू मेंबर्स को बल्कि कई सैकड़ों लोगों को अपनी चपेट में लिया था। मार्शल आइलैंड के रोंगलैप आइलैंड पर 236 से ज्यादा लोग इस रेडिएशन का शिकार हुए थे। लकी ड्रैगन के क्रू मेंबर्स की तरह ही रोंगलैप आइलैंड के लोगों को भी रेडिएशन कंटेमिनेशन के बाद सिम्टम्स आ रहे थे। इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि इन रेडिएशन की वजह से जो भी औरतें कंटेमिनेट हुई थी, उनके जो बच्चे आगे जाकर हुए थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे।
उन बच्चों की स्किन ट्रांसपेरेंट थी और उनके शरीर में कोई हड्डी भी नहीं थी, इसीलिए इन बच्चों को जेलीफिश बेबीज नाम दिया गया। लकी ड्रैगन 5 के क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उन लोगों को ये शक तो था कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा था उसके पीछे यूएसए का कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, पर तब भी उन्होंने इस बात को सबसे छुपाने का डिसीजन लिया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया था। दरअसल उसके पीछे दो वजह थी। पहली कि अगर अमेरिका को उन लोगों के बारे में पता चलेगा तो वो उन सबको अपने साथ रेडिएशन से जुड़े टेस्ट करने के लिए ले जाएंगे। दूसरा ये भी अफवाह थी कि मार्शल आइलैंड के पास 1952 में एक शिप डूबी थी जिसके पीछे अमेरिका का हाथ था। तो यूएसए के डर से इन लोगों ने यह डिसाइड किया कि इस बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पर इनके लाख छुपाने के बाद भी ये बात सबके सामने आ ही गई। दरअसल जापान पहुंचने के बाद कुछ क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे। वो लोग अपना इलाज कराने येसु पब्लिक हॉस्पिटल गए, पर वहां कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट ना होने की वजह से उनको टोक्यो रेफर कर दिया गया। टोक्यो में जब सर्जन ने उन्हें देखा तो उसे ये समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि ये सब रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुआ था। वहां पर जब इन लोगों का डिटेल में मेडिकल टेस्ट कराया गया तो पता चला कि इन लोगों के WBC काउंट नॉर्मल से भी आधे रह गए थे। ऐसे ही कई टेस्ट के रिजल्ट से ये बिल्कुल साफ हो गया था कि लकी ड्रैगन 5 के क्रू मेंबर्स जो भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे उसके पीछे की वजह एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम ही था। तब तक जापान की न्यूज़ एजेंसी योमेरी शिम्बुन को भी ये लीड्स मिल चुकी थी कि लकी ड्रैगन 5 के क्रू मेंबर्स के साथ क्या क्या हुआ था। 16 मार्च को पूरा अखबार इसी न्यूज से भरा हुआ था। इस न्यूज ने ना सिर्फ येजू को बल्कि पूरे जापान को हिला के रख दिया था। अभी हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्बिंग को 9 साल ही हुए थे और जापान उससे हुए नुकसान से अभी पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था कि फिर से एटॉमिक रेडिएशन का खतरा उसके लोगों पे मंडरा रहा था। इन क्रू मेंबर्स का इलाज 14 महीनों से भी ज्यादा समय तक चला, पर आइकिची क्यूबोयामा को नहीं बचाया जा सका एंड अनफॉर्चुनेटली 23 सितंबर को उसकी मौत हो गई। इसके अलावा बाकी सभी क्रू मेंबर्स का इलाज तो सही से हो गया था एंड इनफैक्ट उनको छोड़ भी दिया गया था, पर आगे जाकर इनमें से ज्यादा को अलग अलग तरह के कैंसर डायग्नोस हुए एंड इसी कैंसर के चलते इन लोगों की मौत हो गई। जापान की गवर्नमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने यूएस से कांटेक्ट किया था। जापान चाहता था कि यूएस से इस टेस्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स इनको दे ताकि उसको यूज करके ये लोग क्रू मेंबर्स का अच्छे से इलाज कर सकें, पर यूएसए ने ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देने से साफ इनकार कर दिया। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूएस के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड लुइस स्ट्रॉस ने इन क्रू मेंबर्स पर इल्जाम लगाते हुए बोला था कि ये लोग रशिया के कहने पर वहां उस लोकेशन पे उस समय मौजूद थे और इनका ये काम था कि ये लोग रशिया को इस टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस गैदर करके देंगे। बाद में ये भी पता चला कि लकी ड्रैगन के अलावा लगभग 100 फिशिंग बोट्स ऐसी थी जो कि इस टेस्ट की वजह से किसी न किसी तरह के रेडिएशन का शिकार हुई थी। इसके अलावा जो टूना मछली लकी ड्रैगन 5 के क्रू मेंबर्स ने पकड़ी थी वो भी रेडियो एक्टिव थी। 16 मार्च को न्यूज़पेपर में इस घटना के बारे में छपने से पहले ही पकड़ी गई कुछ टूना मछली ऑलरेडी बाजार में जा चुकी थी। जापान ने अगले कुछ महीनों तक एक्सटेंसिवली स्क्रीनिंग और सैंपलिंग करके इन मछलियों को मार्केट से हटाया था। इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यूएसए ने आज तक कभी भी इस घटना की ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली।